हे फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी और टैक्स वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के दिनों में एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना बहुत कॉमन चीज़ हो गई है। सो एवरी डे नंबर ऑफ पीपल्स आर गोइंग अब्रॉड फॉर एजुकेशन। सो जब बाहर एजुकेशन के लिए जाते हैं तो उनके पेरेंट्स के दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं कि भाई बाहर जाना है तो पैसे कैसे ट्रांसफ़र करना है, कॉलेज की फ़ीस कैसे देना है, उनके रहने का खर्चा कैसे करना है, फिर इनकम टैक्स का क्या एंगल रहेगा, फेमा का क्या एंगल रहेगा। तो ये बहुत सारे सवाल होते हैं कि भाई जब स्टूडेंट या उनका बच्चा जब अब्रॉड में एजुकेशन के लिए जाता है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो आज का वीडियो हमारा दोस्तों उसी से रिलेटेड है कि भाई फेमा एंड इनकम टैक्स एंगल फॉर द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग अब्रॉड फॉर एजुकेशन। तो चलिए दोस्तों वीडियो के साथ शुरू करते हैं। सो दोस्तों, पहला तो सब में बड़ा कंसर्न आता है लोगों को कि भाई जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं अब्रॉड एजुकेशन के लिए तो उनका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या रहेगा। अब एवरीबडी नोज कि भाई हमारे पास में रेसिडेंशियल स्टेटस गवर्न करने के लिए दो लॉ है, एक तो इनकम टैक्स एक्ट है, एक फेमा लॉ है। तो इनकम टैक्स लॉ जो है वो तो फिर भी प्रिटी क्लियर है क्योंकि उसका लिमिटेड स्कोप है, वो है इनकम के रिलेटेड और टैक्स के रिलेटेड। सो वो रिवेन्यू लॉ है तो उनका बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि भाई ऐसा है तो रेसिडेंट है और उस पर टैक्स हमको देना होगा। तो दे हैव लिमिटेड स्कोप, सो वो बहुत क्लियर है, बहुत साइंटिफिकली वो इजीली अराइव हो जाता है। तो वहाँ पर 182 डेज है या फिर 65 डेज है तो आप रेसिडेंट बन जाओगे, नहीं तो नॉन रेसिडेंट बन जाओगे। ये बहुत सारी क्लियर चीज़ें होने से वहाँ पर ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। कन्फ्यूजन आता है फेमा के एस्पेक्ट से, क्योंकि फेमा जो है फेमा रेगुलेटरी लॉ है। जो इनकम टैक्स एक्ट सिर्फ इनकम को गवर्न करता है तो फेमा जो है रेस्ट ऑफ द ऑल द थिंग्स आर गवर्न अंडर द फेमा। तो मतलब उनका इन्वेस्टमेंट है, उनको पैसा रेमिटेंस भेजना है, लाना है, उनके लिए इन्वेस्टमेंट्स है, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, बैंक अकाउंट्स, इवन उनके बैंक अकाउंट्स वगैरह सभी के सभी जो गवर्न होते हैं वो फेमा के अंडर में। और फेमा के अंडर में जो नॉन रेसिडेंट की डेफिनेशन है या रेसिडेंट की डेफिनेशन है, इट इज़ नॉट वेरी क्लियर क्योंकि उसमें नंबर ऑफ डेज के साथ इंटेंशन टेस्ट भी है। इंटेंशन कि भाई वहाँ पर जो बाहर जा रहा है बंदा, जो अब्रॉड जा रहा है, उसका इंटेंशन क्या है। तो उसमें ऐसी कंडीशंस है कि भाई अगर कोई बंदा इंडिया में 182 डेज है, 180 डेज से मोर है तो वो रेसिडेंट होगा, प्रोवाइडेड ये कंडीशन किसको नहीं एप्लीकेबल होगी। मतलब ये 182 डेज है या नहीं है ये मैटर नहीं करेगा इफ अ पर्सन इज गोइंग अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है या फिर बिजनेस के लिए जा रहा है या फिर कोई ऐसे रीजन के लिए जा रहा है जिसमें उसका जो स्टे है वो अनसर्टन है या इंडेफिनेट, मतलब वो पीरियड एस्टिमेट नहीं कर सकता है, तो वो अनसर्टन पीरियड के लिए जा रहा है। तो अगर ये तीन कंडीशन है तो इवन दो हिज स्टे इन इंडिया इज मोर देन 182 डेज, तो 182 दिन से ज्यादा है, फिर भी वो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। तो मतलब फेमा के अंडर में इनकम टैक्स तो पूरे साल के लिए टैक्स लेना है, तो इनकम टैक्स बोलता है कि भाई हाँ यू आर देयर फॉर 182 डेज, तो चलो आप रेसिडेंट हो, पूरे साल भर के इनकम पे आप यहाँ पे टैक्स भर दो, ये क्लियर हो गया। बट फेमा बोलता है कि भाई अगर आप कुछ इन तीन चीजों में से किसी के लिए बाहर जा रहे हो, अब्रॉड जा रहे हो, तो उस दिन से आप नॉन रेसिडेंट हो गए। मतलब फेमा के अंडर में आप रेसिडेंट हो गए, पार्ट ऑफ द ईयर यू आर रेसिडेंट एंड पार्ट ऑफ द ईयर यू आर नॉन रेसिडेंट। तो मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूं कि भाई मैं अप्रैल से लेके फरवरी तक, फ्रॉम अप्रैल टिल फरवरी मैं इंडिया में हूं और मार्च मंथ में 1 मार्च को मुझे अब्रॉड जाना है फॉर एम्प्लॉयमेंट, समझ लीजिए एम्प्लॉयमेंट के लिए जाना है, तो इन दैट की सिचुएशन मैं फरवरी तक तो रेसिडेंट हूँ फेमा के पर्सपेक्टिव से। सो आई एम रेसिडेंट फ्रॉम फेमा एंगल, बट फ्रॉम 1 मार्च, मतलब मैं फरवरी तक तो था, मार्च के बाद में मैं नॉन रेसिडेंट हो गया। मतलब फरवरी तक रेसिडेंट, फरवरी के बाद मतलब 1 मार्च से मैं नॉन रेसिडेंट हो गया। तो दो मेरी स्प्लिट रेसिडेंसी हो जाएगी, रेसिडेंट भी हो नॉन रेसिडेंट भी हो। इनकम टैक्स वेरी क्लियर, यू आर देयर फॉर 182 डेज तो काम खत्म, आप रेसिडेंट हो पूरे साल के लिए, मतलब अप्रैल टू मार्च आप रेसिडेंट हो। तो वहां पर क्योंकि उनका स्कोप लिमिटेड है, उनको सिर्फ इनकम को देखना है, तो फेमा ने ये बाइफरगेट कर दिया। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आता है कि भी जो स्टूडेंट अब्रॉड जा रहे हैं एजुकेशन के लिए वो क्या है, वो कौन सी कंडीशन में फॉलो होते हैं। 182 डेज की कंडीशन तो हो गई, बट आगे की जो कंडीशन है कि भाई वो क्या एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं तो नहीं जा रहे, बिजनेस के लिए जा रहे हैं तो नहीं जा रहे, कोई ऐसे रीजन के लिए जिसका पीरियड अनसर्टन है, तो उसमें कंफ्यूजन है कि भाई ये अनसर्टन है क्या, क्योंकि मेरा कोर्स तो मुझे पता है 2 साल है, 3 साल है, 4 साल है, 5 साल है, जो भी कोर्स का ड्यूरेशन है तो उसका ड्यूरेशन भी फिक्स है, तो क्या अनसर्टन पीरियड है क्या। तो ये कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए बहुत पहले ही गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने 2003 में, दिसंबर 2003 में
क्लियर कर दिया कि भाई जो स्टूडेंट अब्रॉड जा रहे हैं उनको हम नॉन रेसिडेंट ट्रीट करेंगे, दे विल बी नॉन रेसिडेंट। तो उन्होंने इतना तो क्लियर कर दिया कि भाई इसमें कंफ्यूजन मत रखो, ये नॉन रेसिडेंट ट्रीट हो जाएंगे। अब ये नॉन रेसिडेंट ट्रीट हो गए, यहां पर फेमा के एंगल से नॉन रेसिडेंट हो गए, इनकम टैक्स के एंगल से जो होंगे वो होंगे, रेसिडेंट होंगे, नॉन रेसिडेंट होंगे, जिस भी तरह से जब भी वो जा रहे आउट ऑफ इंडिया उसके अकॉर्डिंगली उनका रेसिडेंशियल स्टेटस ट्रीट हो जाएगा और इनकम टैक्स वैसे भी इनकम के रिलेटेड रहेगा। अब फेमा में आ गए तो फेमा में हम नॉन रेसिडेंट ट्रीट हो गए। तो अब इसके बाद में जब हम बाहर जाएंगे तो अब ये नॉन रेसिडेंट स्टेटस का हमको एडवांटेज क्या होगा, या फिर हमारे लिए एडवांटेज बोलने से अच्छा क्या क्या चीजें हमको उसमें मिलने वाली है। तो अब हम नॉन रेसिडेंट बन गए फेमा से, तो पहले तो हमको एजुकेशन के लिए फ्रॉम रिलेटिव्स, अगर मेरे कोई रिलेटिव्स मुझे एजुकेशन के लिए बाहर भेज रहे हैं और उसके लिए पैसा देना चाहते हैं तो $1,00,000 तक का पैसा मैं लेके जा सकता हूँ फ्रॉम रिलेटिव्स, $1,00,000 तक। अगर मैं खुद के ओन अकाउंट से, मेरे खुद के अकाउंट में है, एनआरओ एनआरई अकाउंट में है, तो मैं $1 मिलियन $10 लाख डॉलर तक का पैसा मैं बाहर लेके जा सकता हूँ खुद के अकाउंट से, खुद के अकाउंट से। और अगर रिलेटिव्स मुझे दे रहे तो $1,00,000 तक का पैसा मैं बाहर लेके जा सकता हूँ, मेरे कोई भी मेंटेनेंस के लिए है, एजुकेशन के लिए है, मेरे स्कूल फीस बोलो या हॉस्टल की फीस बोलो या और कोई रीजन बोलो। इसके साथ में मैं एनआरई एनआरओ अकाउंट मुझे मेंटेन करने पड़ेंगे। अब क्योंकि मैं फेमा के हिसाब से नॉन रेसिडेंट बन गया तो आई एम नॉट एलिजिबल टू मेंटेन रेगुलर सेविंग अकाउंट। तो मेरे पास में रेगुलर सेविंग अकाउंट नहीं हो सकता है, मुझे एक तो एनआरई अकाउंट चाहिए या एनआरओ अकाउंट चाहिए या बोथ भी अकाउंट रह सकते हैं, बट रेगुलर सेविंग अकाउंट मैं मेंटेन नहीं कर पाऊंगा। फिर उसके बाद में मेरे पास में मैं आरबीआई ने ये अलाउ कर दिया कि भाई बैंक्स को भी अलाउ कर दिया कि भाई इवन दो स्टूडेंट्स आर गोइंग अब्रॉड और वो नॉन रेसिडेंट बन रहे हैं, स्टिल यू कैन गिव देम द एजुकेशन लोन। तो एजुकेशन लोन के लिए आप रेसिडेंशियल स्टेटस फेमा के हिसाब से मत देखिए, आप उनको एजुकेशन लोन दे सकते हो, बीइंग इवन दो दे आर नॉन रेसिडेंट फॉर इंडिया, आप एजुकेशन लोन उनको दे सकते हो। तो इस तरह से वो लिबर्टी भी बैंक्स को दे दी। तो इस तरह से ये एजुकेशन लोन के रिलेटेड भी मतलब ये चीजें हमको देखनी है कि भाई $10,00,000 लेके जा सकता हूँ, $1,00,000 में रिलेटिव से लेके जा सकता हूँ, एजुकेशन लोन भी होगा, मुझे एनआरई एनआरओ अकाउंट के थ्रू ट्रांजैक्शन करने पड़ेंगे। अब बहुत से स्टूडेंट जब बाहर जाते हैं तो जनरली दे अर्न एंड लर्न, मतलब वो वहां पे काम भी करते हैं और एजुकेशन भी करते हैं, दोनों चीजें साइमल्टेनियसली होती हैं। तो अगर ये नॉन रेसिडेंट नहीं होते, अगर कोई रेसिडेंट है तो उसके लिए ये रूल होता है कि भाई अगर कोई भी फॉरेन एक्सचेंज वो अर्न करता है बाहर जाने के बाद या इंडिया में रहते हुए, तो वो फॉरेन एक्सचेंज कंपल्सरीली इंडिया में आना चाहिए। तो इंडिया के थ्रू ही रूट होना चाहिए। जैसे मैं बाहर गया, अब जैसे स्टूडेंट जा रहा है बाहर तो वो वहां पे कहीं पे काम कर रहा है, कहीं पर भी काम कर रहा है और वहां पे कुछ अर्न कर रहा है, तो ही इज नॉट अलाउड टू स्पेंड दैट मनी इफ ही इज अ रेसिडेंट। अगर वो रेसिडेंट है तो उसको अलाउ नहीं है, फेमा के अंडर में वो पैसा इंडिया में आना ही चाहिए। तो बिकॉज उनको नॉन रेसिडेंट स्टेटस मिल गया तो अब वो बाहर का अर्न किया हुआ पैसा बाहर ही खर्च कर सकते हैं, उनको इंडिया में लाने की जरूरत नहीं है, इंडिया के थ्रू वापस खर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से उनको नॉन रेसिडेंट स्टेटस देने से उनको वो वहां पे उसको स्पेंड करने का उनको लिबर्टी मिल गया है। तो होप दोस्तों आपको इस वीडियो में जो भी बाहर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं उनको इस वीडियो में काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिल गई होंगी। अगर और भी कुछ सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसके ऊपर आंसर करने का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। थैंक यू दोस्तों।